कल की क्लास में हम लोग ग्लोब के संदर्भ में कुछ बेसिक चीजें यानी उसका ऐतिहासिक परिपेक्ष्य देखा था हम लोगों ने, ठीक ना, कि प्राचीन काल में कैसे यानी ग्लोब का डेवलप किया गया है, किस तरह से वो आया है, और 1492 में कैसे यानी धीरे धीरे करके गोहम ने एक विश्व स्तर पर यानी एक मॉडल का निर्माण किया, जिसे क्या नाम दिया था उन्होंने, ग्लोब नाम दिया था ये। और जब देखिए ग्लोब का निर्माण हो गया तो उसी से फिर क्या किया हम लोगों ने कि पृथ्वी के अध्ययन में हम लोगों को सरलता हुई, क्योंकि पृथ्वी का क्षेत्रफल क्या है, काफी ज्यादा है। इतने बड़े प्रारूप को कैसे अध्ययन किया जाए, तो उसी को अध्ययन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लोब का निर्माण करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने क्या किया था कि कुछ रेखाओं के काल्पनिक रेखाओं की बात की थी, ठीक, कि उन्हीं में से कुछ रेखाएं थी जिसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहते थे, और कुछ रेखा थी जिसे यानी वर्टिकल होती, इसे देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। और उसी से मिलकर के क्या होता है आपका ग्लोब का निर्माण कैसे, या ये कह सकते हैं कि साधारण भाषा में कि अक्षांश और जो देशांतर रेखा होती है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है, रेखाओं का जाल, उसी को क्या नाम दिया जाता है, प्रक्षेप कहा जाता है उसी को। प्रोजेक्शन। अब यहां से देखिए एक नया वर्ड आया है, प्रक्षेप आया है। फिर बात आती है प्रक्षेप का मानव जीवन में क्या महत्व है, क्यों इसको हम पढ़ें आखिर, प्रोजेक्शन की अगर बात आती है, क्यों इसको जानना जरूरी होता है। तो हालांकि ये जो टॉपिक आपका आएगा ये चला जाता है, ये प्रैक्टिकल का है विषय है ये, लेकिन हल्का सा यहाँ से हम लोग इसको टच करते हुए निकलेंगे, और प्रैक्टिकल में इसका पूरा डिटेल पढ़ते हैं हम लोग, कि प्रक्षेप की ही मदद से हम लोग क्या करते हैं, मानचित्र का निर्माण करते हैं हम लोग। कि मनुष्य के जीवन में अगर इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, प्रक्षेप का अध्ययन क्यों करना जरूरी है, तो क्या होगा कि प्रक्षेप के माध्यम से हम लोग क्या बनाते हैं, मानचित्र का निर्माण करते हैं। मानचित्र का निर्माण करते हैं। एक तो चीज ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका ये, कि अगर मानचित्र को बढ़िया से समझना है, क्योंकि मानचित्र क्या है, बैकबोन ऑफ द ज्योग्राफी, ये कह सकते हैं इसका आधार स्तंभ है। अगर मानचित्र पे कमांड आपका बढ़िया है तो ये मान के चलिए कि 50% आपके क्वेश्चन आपके मुट्ठी में रहेगा, ये तो श्योर है। ये जिसका यानी मानचित्र पे बढ़िया कमांड है, चाहे वर्ल्ड का चाहे इंडिया का, 50% क्वेश्चन उससे गलत होने का या हो ही नहीं सकता कि गलत हो जाए, वो बिल्कुल सही जाएगा वो आपका, वो ठीक। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसीलिए मानचित्र से रखे जाते हैं। हालांकि कहीं पर भी चाहे नेट के पेपर में दे दिया जाए, चाहे टीजीटी चाहे पीजीटी, कहीं पे मानचित्र का कहीं जिक्र नहीं किया है, क्योंकि जो बैकबोन होता है वो जिसपे आधारशिला होती है उसके जिक्र की बात नहीं करते, अननोन होता है, ये इसको सबको जानना जरूरी है, मस्ट है। पीजीटी में कहीं ना कहीं देखिए प्रादेशिक रूप में हल्का सा रखा गया है, ये दक्षिण पूर्व एशिया के रूप में करके दिया है, या नेट के पेपर में पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हल्का सा टच कर दिया है बस। तो हल्का सा टच करना ठीक है, इसका मतलब क्या पूरा का पूरा आपको पढ़ना ही पढ़ना है वो आपको। अब इसी मानचित्र पर देखा जाए तो कुछ ना कुछ आपके क्या बनाए जाते हैं, पैमाने बनाए जाते हैं, मापक होते हैं। क्या होता है, मापक, या इसी कहा जाता है स्केल। एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती है कि उसको मापक का भी बढ़िया सा नॉलेज होना चाहिए। अब बात आती मापक है क्या चीज, स्केल है क्या चीज, तो होता क्या है देखिए, यहीं से एक जो टॉपिक आपका था आरएफ आता है, प्रदर्शक भिन्न जिसे कहते हैं हम लोग, प्रदर्शक भिन्न, एक नया चीज आपका लिया गया है, रिप्रेजेंटेड फ्रिक्शन कहते हैं इसी को, ठीक, या इसी को प्रदर्शक भिन्न कहा जाता है। फिर बात आती है प्रदर्शक भिन्न है क्या चीज। जनरली देखा जाए तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या होता है इसका। देखिए सामान्य रूप से आप क्या है एक कर सकते हैं कि जैसे मोबाइल लिया आपने, और मोबाइल से आपने अपना फोटो सेल्फी लिया, मोबाइल में जो आपका फोटो आया है वो और आपका जो वास्तविक है आपका वो, दोनों का अनुपात ले लीजिए, वही आपका प्रदर्शक भिन्न हो गया।
व्यवहार की बात करें तो आपका सिंपल है, क्योंकि आजकल हम लोग देखें आईटी सेक्टर है, तो आईटी सेक्टर में हम लोग सेल्फी एक आम बात है खींच रहे हैं। तो एक जो फोटो होता है वो और एक आपका वास्तविक जो होता है प्रारूप, वो दोनों का यानी अनुपात ले लीजिए, वही क्या हो जाता है आपका प्रदर्शक भिन्न हो जाता है। ये तो एक जनरल भाषा हो गया। इसी जनरल परिभाषा को क्या करिए भूगोल में लागू कर दीजिए कि एक आपने जो बोर्ड पर अपना ये मानचित्र बनाया वो और उसी का जो धरातल पर है वो दोनों का ही अनुपात क्या हो जाएगा, उसका प्रदर्शक भिन्न हो जाता है ये। तो इस तरह से देखिए भूगोल में एक चीज क्या है कि आपको प्रदर्शक भिन्न को लेकर के चलना जरूरी है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर मानचित्र आप देखेंगे तो उस मानचित्र पे आपको हमेशा क्या एक प्रक्षेप लिखा हुआ मिलेगा और एक क्या मिलता आपका प्रदर्शक भिन्न मिलता है। ये तो दो टॉपिक आपके हो गए जो कि कहाँ पे आएंगे आपको, ये प्रैक्टिकल में ही पढ़ते हैं हम लोग। तो प्रैक्टिकल में जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन क्या एक ऐसे टॉपिक है हमेशा इसको ध्यान में रखिए। जब भी आप लोग एटलस देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा गया रहेगा प्रक्षेप लिखा रहता है, जरूर उस प्रक्षेप को लिखिए कौन सा प्रक्षेप है। तो बार बार जब देखेंगे तो माइंड में क्या होगा कि ये प्रक्षेप आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा पुराना हो जाएगा। फिर वहीं पे एक आरएफ लिखा रहता है, वो आरएफ का मतलब क्या होता है उसको समझना जरूरी होता है। फिर उसी में देखिए एक चीज और होता है, रूढ़ चिन्ह होता है। रूढ़ चिन्ह, रूढ़ चिन्ह क्या होते हैं, ये सिंबल्स होते हैं, है ना। हाँ, प्रतीक चिन्ह होते हैं कि जैसे एक मंदिर है, अब मंदिर को कैसे वहां पे रिप्रेजेंट करें तो उसका क्या बना लेते हैं हम, एक रूढ़ चिन्ह बना लेते हैं कि इस तरह से इसको यानी प्रदर्शित किया गया है। तो कोई भी यानी जो भू संरचना पर स्थल स्वरूप होता है जो बड़ा सा बड़ा, उसको एक सिंबल के रूप में हम लोग क्या प्रतीक के रूप में वहां पे चिन्हित करते हैं, उसी को रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। ये रूढ़ चिन्ह है, टीजीटी के सिलेबस में रखा हुआ है, तो उसको आपको जानना जरूरी हो जाता है ये, ठीक। और वही कभी ना कभी देखिए आपके पीजीटी में पूछ लिया जाता है, हैंडनेट में भी कभी ना कभी वहां पर भी आपके आ जाते हैं ये। तो ये भी देखिए रूढ़ चिन्ह है। जब भी देखिए आप एटलस पढ़ते हैं तो एटलस में आपको ये भी मिलेगा, जैसे नेशनल हाईवे कोई हो या सुपर हाईवे हो, तो नेशनल हाईवे को हमेशा देखिए जो दिखाया जाता है दो लाइन के द्वारा, ऐसे इस तरह से हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं ऐसे, ठीक। और ये पीले रंग से दिखाते हैं हम लोग। इसी तरह से अगर जैसे रेलवे रूट होता है तो रेलवे रूट को क्या कर देते हैं, ऐसे इस तरह से शो कर देते हैं। अब देखिए जो जैसे भूगोल आपके दो प्रकार के हैं, तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इसी तरह से रूढ़ चिन्ह भी आपके दो होते हैं, एक फिजिकल के अलग हो जाएंगे और एक मानव के अलग हो जाएंगे, ठीक। जैसे पर्वत की बात करें तो पर्वत पे देखिए क्या होगा आपका, इस तरह से ऐसे यानी शो कर देते हैं श्रृंखला के रूप में। अगर कोई चोटी हो तो चोटी को ऐसे यानी शो कर देते हैं। फिर वहां पर क्या है, पिक्टोग्राम का भी प्रयोग करते हैं हम लोग, रंग योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ये भी देखिए आपको ध्यान में रखना है सारा चीज। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक ऐसे टॉपिक है ये सब चीजें जो कि आपके पूरे हमेशा शुरू से लेके अंत तक चलेंगे आपका ये, ठीक है ना। कि बिना प्रक्षेप, बिना मापक और बिना रूढ़ चिन्ह के ज्योग्राफी में सोचे कुछ समझ में आ जाए तो कुछ समझ में आना नहीं है ये सब चीजें। हाँ, ये एक ऐसे टॉपिक होता है शुरू से अंत तक ये चलते हैं ये, तो इनको यानी जानना आपको जरूरी है। और क्वेश्चन भी आपके रखे जाते हैं, पूछे जाते हैं यहाँ से। अब जो एक पीजीटी और जो पीजीटी के जो बच्चे होते हैं उनको कम से कम बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी होता है। अब देखिए क्यों होता है, पीजीटी को तो तुरंत जरूरत होता है, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन यहीं से उठाया जाता है ज्यादातर, क्योंकि उनको जाते ही क्या प्रैक्टिकल करवाना रहता है। पीजीटी में क्या होता है कि वो टीचर प्रमोट होकर के पीजीटी में चले जाते हैं। जो 60% 80% जो सीटें होती हैं टीजीटी की प्रमोट होकर के पीजीटी में चले जाते हैं, यानी सोशल के वही यानी आपके आगे चले गए क्या इतिहास पढ़ा सकते हैं और आपके ज्योग्राफी पढ़ा सकते हैं, जो अपने इच्छा के अनुसार है, जिनका जिस विषय में उनका पीजी रहता है वो तो प्रमोट हो जाते हैं वो। तो आगे चल करके इसलिए उनको भी जरूरी हो जाता है ये। तो इसलिए इन सब टॉपिक को क्या है, ये सब बढ़िया से इसको जानना जरूरी हो जाता है, बेसिक चीजें। अब जो बात आती है कि यहाँ पे जो बात रखी गई, एक अक्षांश और दूसरा आपका है देशांतर रेखा। अक्षांश को यानी कहा जाता है लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है, लैटिट्यूड।
और देशांतर को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं हम लोग ऐसी रेखाएं जो लेटी लेटी हो, जैसे छोटे बच्चों की याद करना हो, ऐसी रेखाएं जो लेटी लेटी हो। लेटी लेटी का मतलब हॉरिजेंटल। क्योंकि देखिए जब आप लोग क्लास लेने जाएंगे तो जरूरी नहीं कि जाते आपको 9th-10th क्लास दे दिया जाता है, हो सकता है वो मिडिल तक हो, तो आपको 6th क्लास ही पढ़ाना रहेगा। और जब 6th क्लास पढ़ाएंगे तो सबका पहला कोई टॉपिक आपका यही है ही उसमें, ठीक। अब उन सब बच्चों को जो 6th क्लास का बच्चा है उनको यानी क्या करना पड़ेगा कि अगर सैद्धांतिक चीजें सिखाएंगे तो आपसे भागेंगे वो। उनको क्या है, व्यवहारिक चीज बताइए, और ऐसा बताइए कि खेल कूद में वो लोग क्या करें, पढ़ें। यानी किंडरगार्टन मेथडोलॉजी का प्रयोग करना है आपको। किंडरगार्टन ने इसी चीज को बताया है कि बच्चों के साथ ऐसे यानी इस तरह से पढ़ाइए खेल कूद की भांति कि उनको लगे ना कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो लगे क्या गेम खेल रहे हो। और उसी गेम में उनको पढ़ा डालिए पूरा वो, समझ में ना। ये मेथडोलॉजी कम से कम आना बहुत जरूरी है। इसे कहा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड कहा जाता है, जो कि नेट के फर्स्ट पेपर में आपका ये रखा जाता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड स्किल कैसे डेवलप किया जाए। या प्राइमरी का जब हम लोग पेपर देते हैं, अपर प्राइमरी का देते हैं, टेट सुपर टेट, वहाँ पे क्या है, इसको साइको में रखा गया है ये आपका। या नवोदय का जब विद्यालय का जब देते हैं तो उसमें जो कंपलसरी पेपर होता है आपका वो, तो वहाँ पे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आपको ये रखा जाता है। ये तो टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ नहीं है, आप कौन सी मेथडोलॉजी का प्रयोग करते हैं, आप अपने तरीकों को बता रहे हैं कि एक टीचर हैं आप, कि आप कैसे पढ़ाते हैं, और उसी एप्टीट्यूड को क्या है, स्किल को डेवलप करने की बात आती है, और कुछ नहीं है। लोग कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड है, बड़ा ये है कैसा है, सब चीजें बड़ी समस्या आती है सर, नहीं समझ में आता है। तो मेन चीज क्या होता है कि हम लोग उसको हुआ समझ लेते हैं कुछ बहुत बड़ी चीज है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, आपकी अपनी स्किल है कि क्लास में अगर आप हैं तो आप देखिए ज्यादा केवल वर्बल बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, तब भी ठीक नहीं है। ऐसे आप केवल हाथ फोल्ड करके बोलते चले जा रहे हैं रेडियो की भांति, तो ये क्या है, बैड टीचिंग स्किल होता है। एक है टीचर है, बोल कम रहा है, हाथों का पैरों का इशारा इस सब बॉडी का काफी ज्यादा कर रहा है, मतलब क्या है कि वो क्या है, अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से क्या होना चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज और वर्बल लैंग्वेज दोनों के बीच में कैसा बैलेंस होना चाहिए, ये भी क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का विषय होता है। आई कांटेक्ट, एक होता है टीचर आंखें झपझप करके बोल रहा है इस तरह से, मतलब क्या है कि जो भी बोल रहा है उसको फुल कॉन्फिडेंस खुद ही नहीं है वो, तो दूसरे को कैसे मोटिवेशनल करेगा वो। कहा जाता है कि टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं कि इधर उधर लग रहे हैं, कोई अपने गेम में लगा है, कोई इधर काम कर रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई आपस में इधर उधर यानी गेम खेल रहा है, ये सब चीजें। तो इसका मतलब क्या है कि टीचर वहां पे आई टोन क्या है उसका, यानी आई कॉन्टेक्ट है ही नहीं बच्चों के साथ। और जब बच्चों के बराबर वो निगाह रखेगा तो बच्चा भी क्या करेगा, उसके साथ कॉन्टेक्ट करेगा। ऐसे क्या होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड इसका स्किल यानी डेवलप होता है, ये होना चाहिए। फिर आती है कि टीचर जब बोर्ड पर लिखता है तो बोर्ड की जो राइटिंग स्किल होती है वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड में आती है वो, कि कम से कम जो बोर्ड पे लिखा हो स्पष्ट हो, सुंदर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट होना चाहिए कि सभी बच्चों को क्या है, समझ में आ जाना चाहिए। यानी अक्षर को सही से लिखने की क्या होती है स्किल, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत आती है। तो ये सब चीजें क्या है, ये आपको सब डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी चल आने वाले समय में क्या टीचर बनेंगे, तो धीरे धीरे आपको क्या है कि पहले तो अपने वर्कबुक में आपको करना है कि अपने राइटिंग को यानी स्वतः देखना है कि कौन सा है वर्ड है आप सही से नहीं बना पा रहे हैं, या कौन सा वर्ड है जो बनाते समय कभी पढ़ते समय आप भी कंफ्यूज हो जाते ये क्या है। जब आप हो जा रहे तो दूसरा क्यों नहीं होगा फिर वो। तो इस पर भी आपको सुधार करना रहता है, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। लिखते समय कि आपका ध्यान पूरा बोर्ड पे भी ना रहे, यानी इस तरह से रहे कि दोनों पर रहे, ये तो 45 का एंगल जो कहा जाता है कि लिखते समय हमेशा कितना होना चाहिए, 45 के एंगल पर होना चाहिए। 180 के डिग्री पर लिखते हैं तो वो भी समस्या, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जब लिख रहे हैं तो बच्चे क्या है आपका नाजायज फायदा उठाएंगे फिर, और टीन एज के बच्चे हैं वो तो समझिए और ज्यादा करेंगे, है ना। तो आप जब इतने मैच्योर हैं तब यानी टीचर डर लगता है
वो तो अनमेच्योर हैं बच्चे, तो उनकी उनपे यानी आपको कौन सा दृष्टि रखना पड़ेगा, कंगारू की दृष्टि रखना पड़ेगा, कंगारू की तरह बिल्कुल कब इधर ऐसे बिल्कुल, यानी इतना तेज तर्राक बनना पड़ेगा। और नहीं तो फिर कहेंगे कि वही टीचर फिर शिकायत करते हैं कि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं सर, क्या करें। पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये तो गलत हो गया इसका मतलब। कि आप उनके साइको को पढ़िए कि क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं। बहुत से इस टीचर की तरह ऐसे बात होती है, ऐसी शिकायत आती है ये कि सर बच्चे ही देखे हैं आपके पीठ पीछे गाली देते हैं, ये सब चीज़ें कि चलिए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बाहर चलो बताते हैं। तो वो क्यों होता है कि आपके व्यक्तित्व का नाजायज फायदा उठा लेते हैं। कि पहले क्या करिए, आप अपने पर्सनालिटी को खुद यानी डेवलप करिए उस तरह से, और उसके लिए बहुत यानी पंचुअल हर चीज़ की जरूरत होता है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें टीचिंग एप्टीट्यूड में सब रहता है। तो कहने का मतलब देखिए क्या है कि यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते साथ साथ यानी ये इसको भी यानी हम लोगों को डेवलप करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड को भी यानी करना है। समझ में आ रहा है ना। ये सोचा जाए कि 2-4 दिन में इसको कर लेंगे या जब नौकरी मिलेगी तब कर लेंगे, तो ये कभी नहीं हो पाएगा। एक ऐसा है, ये क्या है आपका शुरू से लेकर अंत तक, कहते हैं ना इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। तो जो इंसान का जो नेचर पहले है, बाद में सोचे कि बोर्ड पे आके वो समझे अपने आप को सुधार लेगा, तो कभी सुधरेगा नहीं, वो हमेशा उस तरह से बना रहेगा। इसलिए क्या है कि धीरे धीरे उसको यानी डेवलप करना है आपको। तो कभी भी जैसे टाइम मिले 10-5 मिनट थोड़ा सा अपना किसी भी यानी एक पैराग्राफ पे अपने इसको थोड़ा स्किल डेवलपमेंट करने का प्रयास करिए। तो ये क्या होगा, आपके कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा बढ़िया से आपको ये। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या बताएगा कि किंडरगार्टन मेथोडोलॉजी का आपको प्रयोग करना है, यानी बच्चों के उन्हीं के लैंग्वेज में सिखाना है आपको। कि भाई लेटी लैटिट्यूड, अभी से देखिए कि बच्चों के क्या होगा कि उसको इंग्लिश भी आपको तैयार हो जाता है। तो या इसी को कह दीजिए बेटा, जब हम लोग रात को सोते हैं तो लेटे हुए रहते हैं, वो क्या हो गई अवस्था, केवल लैटिट्यूड की अवस्था हो गई। और जब दिन में हम लोग खड़े रहते हैं, लॉन्गी मतलब लॉन्ग माने लंबा, तो लंबा लॉन्गिट्यूड, यानी इस तरह से जब रहते हैं वर्टिकल, तो ये क्या हो जाता है आपका लॉन्गिट्यूड। देखिए क्या मजाल है कि आपका कोई बच्चा कभी भूल जाएगा, 3 साल के बच्चे को पढ़ा दीजिए जिंदगी भर आपको याद रहेगा। तो इस तरह से क्या है, उनके मदर लैंग्वेज में ऐसी ऐसी चीजों को सोचना चाहिए, क्या बेहतर से बेहतर यानी करें हम लोग, कि बच्चा मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए वो। अब इन्हीं दोनों लाइनों को हम लोग क्या करते हैं कि अपने ग्लोब पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे ये इस लाइन को कहा जाता है मेरिडियन, कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं इसी को? मेरिडियन कहते हैं, या हिंदी में कहा जाता है इसे यमोत्तर रेखा कहते हैं, या इसी को कहा जाता है देशांतर रेखा, या इसी कहा जाता है लॉन्गिट्यूड लाइन। 4 नाम आ गए आपके लिए। ठीक, और सब पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हर शब्दों से क्या करना चाहिए, आपको वाकिफ होना चाहिए। जब ये देखिए यमोत्तर करके आ जाता है तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्या हो गया, कैसे क्या चीज है। बस सिंपल देखिए है ना, यमोत्तर का मतलब क्या है, आपको उसी देशांतर से इसको लिंक करके इसको समझिए उसका सब चीजें। और इससे फिर देखिए ज्योग्राफी से लिंक कर लीजिए आप कि कौन सा भूगोल वेता है जो यमोत्तर शब्द का प्रयोग कर रहा है। हेरोडोटस, कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले उसने क्या है यमोत्तर रेखा के बारे में बताने का प्रयास किया था। प्रधान यमोत्तर रेखा को खींचा अपने ग्लोब पर हेरोडोटस ने। हेरोडोटस। और इसके बाद है जो
क्षैतिज रेखाएं होती हैं। ये इस तरह से, इसे कहा जाता है हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, या इसी को नाम दिया जाता है लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। अब इसमें जो बात बताई जाती है, क्या कर रहे हो? ये सब बात में कर लेना। किसका है ये? वो कहाँ गए आपके साथ में? अच्छा, वो गए तो आप आए, आप गए वो गए। अब यही देखिए, जो आपका ये जाल बना है, इसी जाल को क्या नाम दे दिया जाता है? प्रक्षेप कहा जाता है, प्रोजेक्शन कहते हैं। स्थिति और अवस्था के आधार पर इसी को यानी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रक्षेप क्या होगा? 3 प्रकार के होते हैं। मतलब क्या है कि प्रक्षेप यानी पेपर को आप कहां पर टच करके इन काल्पनिक रेखाओं को पेपर पर उतारते हैं, उसी के आधार पर रखा जाता है। जब आप पेपर को टच कर रहे हैं भूमध्य रेखा पर, तो एक प्रक्षेप आपका वहां से बनेगा। जब आप पेपर को रख रहे हैं मध्य अक्षांश पर, दूसरा आपका वो बनेगा, और तीसरा आपका जब बनेगा जब आप कहां पर रख रहे हैं? पोल पर रख रहे हैं। तो 3 स्थिति को लेकर के चलना है ये, ठीक। जैसे मान लीजिए कि जब आप लोग यानी सेंटर पर रखते हैं भूमध्य रेखा पर, तो पूरे गोलाई में इस तरह से, तो क्या होगा? भूमध्य रेखा पर वो बिल्कुल टच करता है वो। तो इस प्रकार को जो प्रक्षेप को कहा जाता है बेलनाकार कहा जाता है। क्या कहते हैं इसी को? सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन कहा जाता है, यानी बेलनाकार प्रक्षेप। जब भी आपको विश्व का मानचित्र बनाना हो, संपूर्ण विश्व का, तो हमेशा क्या करना है? इसी प्रक्षेप का प्रयोग करना है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इस पे कि किस प्रक्षेप पर यानी विश्व का मानचित्र बनाया जाता है? तो बेलनाकार प्रक्षेप पर बनाया जाता है। अब बेलनाकार में कई प्रकार के होते हैं कि जैसे किसी को यानी केवल दिशा की जरूरत हो तो दिशा के लिए अलग प्रक्षेप का प्रयोग करेंगे। किसी को क्या होना चाहिए कि फसल के लिए करना है, तो इसे यानी इक्वल एरिया की बात करते हैं कि एरिया सही से आए, तो वहां पर उसके लिए अलग करेंगे। तो इस प्रकार क्या करेंगे? इसको भी हम लोग अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मर्केटर प्रक्षेप होता है, मालवीड प्रक्षेप होता है, सिनुसाइडल प्रक्षेप होते हैं। तो ये सब किसके प्रकार आते हैं? ये बेलनाकार के ही प्रक्षेप होते हैं। तो जब भी देखिए विश्व का मानचित्र कहीं पर भी बना हुआ मिलेगा आपको, तो हमेशा कौन सा प्रक्षेप रहेगा आपका? वो बेलनाकार पे ही रहेगा वो, ठीक। अब उसको प्रक्षेप का पूरा टॉपिक है, सब हम लोगों को पढ़ना रहेगा ये, ठीक। इसी प्रकार है दूसरा आपका जो मध्य अक्षांश से रिलेटेड होते हैं। मध्य अक्षांश का मतलब 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब चीजें। इन अक्षांशों पर भी जो छोटे छोटे देश होते हैं, बड़े देश की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? छोटे छोटे देश हों, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इंडिया हो गया, ठीक। तो इन सब देशों का जो मानचित्र बनाना होता है, तो उसी लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए कि जिस अक्षांश से गुजरता उस अक्षांश पर यानी पेपर को टच करते हैं और उसको यानी पूरा ड्रा कर देते हैं लाइनों को। तो उससे जो आपका प्रक्षेप बनता है, तो आपका शंकु प्रक्षेप बनता है। कैसा बनता है? शंकु प्रक्षेप बनता है। तो शंकु प्रक्षेप या इसी को कॉनिकल प्रक्षेप कहा जाता है। तो कॉनिकल प्रक्षेप देखिए कोन की भांति होता है। कैसा होता है? कोन की भांति। कोन का मतलब है कि जैसे जोकर की टोपी होती है, एक सिंपल से कह सकते हैं हम लोग, या आप तेल डालने वाली जो कुप्पी होती है, कुछ उस तरह से आपको है, या चुरमुरा खाने वाला जो आपका आजकल यूज करते हैं हम लोग,
है ना। हाँ, कागज का जो बनाया जाता है वो आपका कोन का है। और कोन से ही रिलेटेड आपके मैथमेटिकल में आपके रखे जाते हैं कोन, है ना, चैप्टर रखा गया है। तो उस तरह से देखिए आपका कोन का रूप आ जाता है। तो कोन में क्या होगा आपके कि मध्य अक्षांश से रिलेटेड छोटे छोटे देशों को इंगित किया जाता है। जैसे अगर विश्व का मानचित्र की बात करें कि कोई भी छोटा देश है कि सर इसका मानचित्र किस प्रक्षेप पे बनेगा, तो पहले देखिए कहाँ पे लोकेशन है इसका। अगर मध्य पर है, छोटा एरिया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हाँ सर इस पे ये बनेगा, ये कौन गया। ठीक, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्र में देखिए होगा कि आपका उत्तर में आपका आर्कटिक क्षेत्र है। क्या है? आर्कटिक। दे दिया जाता आर्कटिक महासागर को दर्शाने के लिए किस प्रक्षेप का यूज किया जाता है, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, खमद्य प्रक्षेप, जेनिथल प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, जेनिथल प्रोजेक्शन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से दक्षिण में आपका अंटार्कटिका आपका है, तो अंटार्कटिका को भी क्या करेंगे आप, जेनिथल प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो प्रक्षेप बनता है आपका राउंड शेप में बनेगा, वृत्त के रूप में बनेगा ये। आपके एटलस में भी ऐसा बना हुआ दो मैप, आर्कटिका और अंटार्कटिका का बना हुआ है। तो इस तरह से इसको यानी प्रक्षेप को एक अलग चैप्टर के रूप में हम लोगों को पढ़ना रहेगा ये। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए जो वर्ड आया अक्षांश। अब अक्षांश का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं ये है क्या चीजें। जब इसके शब्द को हम लोग ड्राइव करते हैं तो देखिए क्या होगा, अक्ष प्लस अंश। इसके शब्दों पे जाइएगा इसको, ठीक है ना, अक्ष प्लस अंश। अंश का मतलब क्या होता है, कोण, एंगल। अक्ष का मतलब क्या होगा, एंगल, सॉरी कोण, अंश का। और अक्ष का मतलब क्या होता है, एक्सिस। क्या होता है, एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या होता है, सेंटर पॉइंट। जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स में वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस, और जहां पे दोनों आपस में करते हैं वही आपका सेंटर पॉइंट मिलता है, एक्सिस पॉइंट मिल जाता है। तो यहां से देखिए क्या होगा कि एक निष्कर्ष क्या निकलता है कि कोई ना कोई कोण बनेगा आपका वो, और कहां पे बनेगा, उसके एक्सिस पे बनता है वो, उसके केंद्र पर बनता है वो। और वो कैसे बनेगा, उसी से रिलेटेड हम लोग धारणा करते हैं, हम लोग अक्षांश का ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद की बात करें कि इलाहाबाद जो है जहां पे हम लोग खड़े हैं, तो किसी ना किसी क्या है कि एंगल पर है ये, जो कि ये आपका उस पर ये बना हुआ है ये। और यहां से अगर कोई पिन चुभ हुई हम लोग और पृथ्वी के सेंटर पे चला जाए, समझ में आ रहा है ना, पृथ्वी के सेंटर पर चला जाए, और जब देखेंगे वो सेंटर पे जब गया तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, वही क्या बन गया आपका इलाहाबाद का अक्षांशीय बिंदु मिल जाता है। अभी नहीं समझ में आया होगा, हाँ, अभी इसको और जब डिटेल करेंगे तो और क्लियर होगा इसको। ये तो हल्का सा बता रहे हैं, ठीक, कि जैसे किसी भी प्लेस पर व्यक्ति अगर खड़ा है और वहां से क्या करेगा कि एक पिन लेगा, और पिन लेकर के क्या होगा, वो पृथ्वी के सेंटर पे ले जाने का प्रयास करेगा वो। ये तो काल्पनिक ही है, क्योंकि इमेज ही कर सकते हैं कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, क्यों नहीं। जैसे मान लीजिए आलू है, तो आलू का सेंटर पॉइंट पता ही चल जाएगा, नो डाउट। एक ध्रुव से यानी इस तरह से आर पार कर देंगे, सेंटर पॉइंट है, और जिस बिंदु का निकाला वहां से पिन चुभेंगे तो आप वहां से एंगल आपको पता चल जाता है। और उसी बिंदु को क्या कर देते हैं, जो बिंदु आपका एंगल बना हुआ निकलता है उसी को भूमध्य रेखा के समानांतर घुमा देते हैं, और वही आपका अक्षांश बिंदु यानी मिल जाता है ये। तो ये तो आपका टेक्निकल चीज हो गया, जो कि बड़ी क्लासों को यानी ये समझना रहता है ये कि अक्षांश मतलब होता है क्या। लेकिन जब छोटे बच्चों को आप समझाएंगे तो ये सब नहीं बताना रहेगा उनको, उनके परे से बेकार चला जाएगा, समझेंगे ही नहीं। उनको बस सिंपल लैंग्वेज में बताना है कि बेटा वो रेखाएं जो क्षैतिज होती हैं उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक, फिर क्या है गुरुजी थोड़ा सा और बता दीजिए, तो जैसे और बता दिए मतलब क्या, जब बच्चे को थोड़ा सा क्या दिशाओं का ज्ञान हो जाए,
जैसे चौथी पांचवी में होता है, दिशाओं का ज्ञान हो जाता है उन सबको, तो उनको क्या बता सकते हैं, ऐसा है कि बेटा वो रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की दिशा में खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। फिर जब बच्चा और बड़ा होता है कि सर कुछ और इसके बारे में बता दीजिए, यानी 7वीं 8वीं की बात कर रहे हैं हम लोग कि अपर क्लास में, ठीक, तो वहां पे देखिए अपर क्लास में पैरेलल लाइन के बारे में सीख जाता है बच्चा वो, क्योंकि सिलेबस में रखा जाता है। तो वहां पे क्या करेंगे, ऐसी रेखाएं, ऐसी क्षैतिज रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की दिशा में खींची गई हों और भूमध्य रेखा के समानांतर हों, उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब देखिए 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों को परिभाषा ही बता दिया गया। अब इस परिभाषा में देखिए क्या हुआ, जो हम लोगों ने तीसरी क्लास के बच्चों को सिखाया था वो भी आ गया, और जो 5वीं क्लास के बच्चों को सिखाया वो भी समाहित हो गया, और जो 8वीं 9वीं को पढ़ा रहे हैं वो भी आपका समाहित हो गया। तो ये होता है कि कैसे कैसे परिभाषा को डेवलप किया जाता है। लेकिन जब इसी कहते हैं कि सर ने पीजीटी लेवल पे बता दीजिए इसको, तब वहां पे आते हैं हम लोग, इस पे आते हैं अक्षांश से रिलेटेड आते हैं। तो इसी को सीखने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये ड्रा की गई है। ये इसको थोड़ा सा इतना पहले नोट करवा देते हैं, पॉइंट सही रहेगा, है ना। ठीक, लिखिए तो देखिए जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा होती है, मतलब इसी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो छोटी क्लास में जब पढ़ाया जाता है, इसी को कहा जाता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल का क्या है, मूलभूत ये आधार होता है। ये उसी के अंतर्गत इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी के अंतर्गत। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इसी में एक होगा आपका लैटिट्यूड और दूसरा होता आपका ये लॉन्गिट्यूड। टीजीटी के सिलेबस में दोनों को स्पष्ट करके रखा गया है। अक्षांश रेखा क्या होती है, उसका प्रकार क्या होता है, मानव के जीवन में इसकी उपयोगिता क्या होती है, लेकिन नेट के सिलेबस में कहीं रखा नहीं है, ये अननोन रखा गया है। तो ये एक अपेक्षा की जाती है कि जो नेट के बच्चे होते हैं कम से कम उनको ये बेसिक चीज उनको पता होना चाहिए, है ना। ये वहां पे ये नहीं किया गया कि इसको आपको पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये से अपेक्षा की जाती है कि बिना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आपको जानकारी के लिए नेट का एग्जाम की आप तैयारी कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्या है ये आपके बेस हैं ज्योग्राफी के, है ना। तो अब देखिए जब लैटिट्यूड की बात आती है, या इसी को कहते हैं हम लोग अक्ष प्लस अंश। अक्ष का मतलब क्या है, एक्सिस के लिया गया है, और अंश का मतलब क्या है, एंगल। जैसे एक साधारण देखें हम लोग कि मान लीजिए कि ये हमारा ग्लोब है, ये क्या है, ग्लोब है, और इसी ग्लोब पर मध्य से जाने वाली एक रेखा है, इसे क्या नाम दिया गया है, ये भूमध्य रेखा कहा गया है। और यहां से देखा जाए तो एक लाइन ये एक्सिस है और एक एक्सिस आपका ये है, ये, और दोनों का कटान बिंदु आपका ये मिल जाता है, ठीक। और कोई यमोत्तर रेखा है जहां पे हम लोग इस समय खड़े हैं, इलाहाबाद को ले लीजिएगा, 23 डिग्री समथिंग पे जाएगा लगभग ये, क्योंकि 23 डिग्री सॉरी 82.5 डिग्री ना, 82.5 डिग्री लगभग, यानी नैनी से पहले गुजरता था, तो लगभग 82 समथिंग, यानी कुछ आएगा लगभग 19 के आसपास। तो मान लीजिए कि कोई यमोत्तर रेखा है
और ये यमोत्तर रेखा आपका ये यहां से ऐसे गुजर रही है 82 डिग्री 20 मिनट के आसपास ले लीजिएगा ये। अब जहां से ये गुजर रही है और जिस बिंदु यमोत्तर पे आप खड़े हैं, मान लीजिए यहां पे हम लोग इस समय खड़े हैं, ठीक, इस बिंदु पर खड़े हैं और यहीं से क्या करें, एक पिन ले लें और पिन को क्या करें, ग्लोब के अंदर की तरफ ले जाएं और किसकी सीध में ले जाएं हम लोग, केंद्र की तरफ। इस केंद्र से ऐसे मिला दें, क्यों, और जब इस केंद्र में मिलेगा तो जितने डिग्री का ये कोण बनेगा तो क्या करेंगे हम लोग, बता देंगे कि इतने डिग्री अक्षांश रेखा पर इलाहाबाद पर हम लोग खड़े हैं। यही तो हुआ इस परिभाषा से, क्या उम्मीद आ रही है? हाँ, अच्छा समझा है ना कि अक्ष और अंश। यहां से देखिए क्या निकला कि जिस पॉइंट, जो भी पॉइंट रहे, जिस यमोत्तर पे हम लोग हैं, जिस जगह पे खड़े हैं यमोत्तर पर, तो उस यमोत्तर से एक पिन यानी चुभें और जहां पर एक्सिस पर वो टच करेगा और वहां से जो कोण बनेगा वही कोण क्या हो जाता है, आपका स्थिति बता देती है किस अक्षांश रेखा पर आप खड़े हैं। ठीक, तो एक तो आपका जो इससे यानी आपका ये आ जाता है कि यहां से इसकी परिभाषा निकल जाती है। ये परिभाषा उनके लिए है जो यानी अपर क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीजीटी और नेट के बच्चे, कि वहां पे इस परिभाषा को जानना जरूरी होता है। अब जनरली देखिए इसी की और परिभाषा को क्या कहते हैं हम लोग, जब छोटी क्लास में बताते हैं कि ऐसी रेखाएं जो भूमध्य रेखा के क्या हो, क्षैतिज खींची जाती हो। भूमध्य रेखा के सारे यानी क्षैतिज खींची गई रेखा होती है, उसे क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं वो रेखाएं जो ईस्ट टू वेस्ट खींची गई हो, पूरब से पश्चिम खींची गई हो। या जब बच्चा और बड़ा हो जाता है तो कहते हैं ऐसी रेखाएं जो पूरब से पश्चिम खींची गई हो और भूमध्य रेखा के समानांतर हो, उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। और यहां से देखिए क्या होगा कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब इससे लेते हैं हम लोग, या इसी को ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी से केंद्र से किसी भी यमोत्तर, जिस भी यमोत्तर का लेना है, तो जिस यमोत्तर पे यानी खड़ा है कोई देश है, किसी भी यमोत्तर पर बनाया गया कोण जिस बिंदु पर वह काटता है और भूमध्य रेखा के जो समानांतर खींची जाती है, उसी को अक्षांश रेखा कहा जाता है। यही तो होंगे आपका ये कि पहले हम लोगों ने उसको बाहर से किया, यहां से हम लोग पृथ्वी के केंद्र से ले लिया परिभाषा कि पृथ्वी के केंद्र से किसी भी यमोत्तर, वो प्रधान यमोत्तर भी हो सकता है, या कोई जो देश है वहां पे उस यमोत्तर को भी ले सकते हैं। ठीक, कि पृथ्वी के केंद्र से किसी भी यमोत्तर पर खींची गई कोणीय दूरी, खींची गई कोणीय दूरी जिस बिंदु पर वह काटती है, उसे भूमध्य रेखा के समानांतर जो खींची जाती है, उसी को अक्षांश रेखा कहा जाती है। तो जब देखिए पूरा फिगर समझ में आ जाता है तो तोड़ मड़ोड़ कैसे भी करेंगे तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वो स्पष्ट हो जाती है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा हो जाती है, इसका एग्जैक्ट परिभाषा क्या होगा ये। तो जहां पे देखिए जो यानी जैसा मिले, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपको कहना है या ज्यादा जो पढ़े लिखे नहीं हो तो वहां पे आप जनरल इस तरह से ये वाली परिभाषा बता सकते हैं। और जब देखें कि यहाँ ज्योग्राफी के लोग हैं या प्रोफेसर साहब हैं, जैसे आप कहीं हैं या किसी डिग्री कॉलेज में आप गए वहां पे, और वहां पे जब आपको ये बतानी रहे तो वहां पे क्या है, इस तरह से परिभाषा आप इसको रखेंगे। तो जैसा देश वैसा भेष। अब ये कहिए कि गांव के लोगों को अगर किसी बच्चों को सोचे ये सब समझाएं तो सब उनके पर्दे से बाहर होगी वो सब। या ये हो सकता है कि उसको बेसिक चीज आती हो तब उसको बताइए, ठीक है। अब ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं
अब ये देखिए क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कर्क रेखा पर है, वो कहाँ पे है, वो कर्क रेखा पर है वो, ठीक। तो अब कर्क रेखा पर है तो उसका एंगल यानी कैसे हुआ होगा, तो मान लीजिए कि जिस यमोत्तर की बात कर रहे हैं, कोई ना कोई यमोत्तर तो जरूर होगा वो, तो जिस यमोत्तर पर है वो, और वहीं से क्या होगा, वो एंगल खींचा होगा ऐसे, और ये जब मिल जाती है तो ये क्या हो जाता है आपका, इसका ये समानांतर खींच देते ही आपका कर्क रेखा निकल के आ जाता है 23.5 डिग्री। मान लीजिए कि अब आपको इसी को आर्कटिक वृत्त की बात करनी है, तो आर्कटिक वृत्त देखिए क्या होगा कि जिस आर्कटिक वृत्त यानी जहां पर यमोत्तर पर है आपका वो, ठीक है, जैसे मान लीजिए नॉर्वे की बात करें हम लोग, या और कर सकते हैं कि इसको इधर श्वेत सागर ओवर की बात करें, वर्खे है ना, वर्खन्यास की तरफ, तो वहां से देखिए क्या है कि अगर एंगल बनाए ऐसे और इस प्रकार ऐसे अक्ष पर ऐसे डाल देंगे, अब ये जहां पे टच करेगी अब इसी वजह से इसके समानांतर खींच देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ग्लोबों पर ये अक्षांश रेखाएं, जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, यूं ही नहीं खींच दी गई कि बस जहां मन तहां से खींच दिया जाए, कोई ना कोई इसके ऊपर क्या मेथडोलॉजी बहुत जरूरी है, कोई ना कोई मेथड जरूर किया गया है, ठीक। फिर इसी को बात आती है कि किसी भी अक्षांश रेखा की क्या लंबाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब आगे चल करके हम लोग मालवीय प्रक्षेप बनाते हैं तो वहां पर क्या होगा कि इसको वहां पे लिखा जाता है कि किस अनुपात में आपका भूमध्य रेखा आ रही है वो, तो वहां पे देखिए क्या होगा, किसी भी अक्षांश रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, और सूत्र क्या है आपका, ये अक्षांश रेखा की लंबाई कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए सूत्र है 2 पाई r इंटू कॉस थीटा। इसी सूत्र का हमेशा प्रयोग करना है जिस भी अक्षांश रेखा की लंबाई ज्ञात करनी हो। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें आपको पता रहेगी, जैसे मान लीजिए 2 पता ही आपको, पाई 22/7, पृथ्वी की त्रिज्या 6370, अब कॉस थीटा मान लीजिए भूमध्य रेखा की निकालना है, ठीक है, तो भूमध्य रेखा की अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे वैल्यू, कॉस 0, ये किसका निकलेगा आपका, भूमध्य रेखा की लंबाई। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाता है आपका, भूमध्य रेखा की लंबाई आती है 40,076 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कैलकुलेशन करके देखेंगे लमसम उसी के आसपास आपका निकलेगा। फिर कहते हैं कि चलिए अच्छा कॉस क्या नाम है 60 डिग्री का निकाल लेते हैं हम लोग, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की लंबाई ज्ञात कर लिया जाए, तो वो भी आपका देखिए निकल सकता है इसी तरह से 2 इंटू 22/7 70 इंटू कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 हो जाता है, कितना हो जाता है, 1/2 होता है। तो देखिए कम से कम ये रहना चाहिए कि अगर ज्योग्राफी जो भी नेट के लिए पढ़ रहा है तो कम से कम उसको बेसिक 10 तक का मैथ जरूरी है, ठीक। कुछ लोग कहते हैं कि सर बहुत प्रयास करते हैं नेट का पेपर नहीं निकल पा रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या है, तो उसका केवल ज्योग्राफी ही नहीं देखा जाता है, बेसिक चीजें भी आपको यानी जानना जरूरी हो जाता है कि 10 तक का आपको सामान्य हर चीज आना चाहिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आपको पता होना चाहिए, तब जा करके आप वो जो फर्स्ट पेपर है आपका यही आपका टेस्ट लेता है कि ज्योग्राफी भले ही खुद कितना है, लेकिन क्या है कि अगर कैलकुलेशन आपको नहीं करना आ रहा है तो आप क्या है कि वहां तक नहीं पहुंच सकते।
तो जो बच्चे हैं इस तरह तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम ये रहे बेसिक कैलकुलेशन उनको पता होना चाहिए सब चीजें। तो यहाँ पे cos 60 का मान रख देंगे तो cos 60 का 1/2 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इसी का जस्ट आधा लंबाई निकल आता है। कितना जाएगा ये 20,038 किलोमीटर। और यही क्वेश्चन देखिए आपका आ गया था नवोदय में आ गया था और जीडीसी में आया था। वह कौन सी अक्षांश रेखा होती है जो भूमध्य रेखा की जस्ट आधी होती है? तो उत्तर क्या होगा आपका 60 डिग्री उत्तर या 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ऐसी होती है जो भूमध्य रेखा की क्या होगी जस्ट आधी होती है। ठीक, फिर अगर आप 90 डिग्री का निकालना चाहें 90 डिग्री का भी निकाल सकते हैं आसानी से। क्या होगा आपका 2 × 22/7 × 6370 × cos 90। अब cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है 0। अब जब 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वैल्यू क्या आती है हमेशा 0 होता है। और 0 को हमेशा किसी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कौन सा वह अक्षांश रेखा है जिसे बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो उत्तर क्या होगा आपका ये 90 डिग्री। ठीक, इसी से रिलेटेड आईएएस में एक बार ऐसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि एक व्यक्ति है या एक भालू है व्हाइट बियर के बारे में था, क्योंकि व्हाइट बियर कहाँ रहते हैं पोल पे रहते हैं। ठीक, तो एक व्हाइट बियर है वो अपना घर बनाया हुआ है। घर कहाँ बनाया होगा बताइए नॉर्थ की साउथ उत्तरी ध्रुव बनाएगा उत्तरी ध्रुव है तो देखिए साइबेरिया ही है। लेकिन जब वो घर बनाने की बात आएगी ध्रुव की बात आएगी ठीक है किस ध्रुव पर बनाएगा वो तो वहां पे क्या देना पड़ेगा आपको साउथ पोल ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल पे क्या आपका आर्कटिक महासागर है तो वहां तो घर बनाएगा नहीं वो। तो वो कहाँ बनाएगा आपका वो साउथ पोल पर बनाएगा फिर। ठीक, मान लीजिए एक ध्रुवीय भालू है और साउथ पोल पर अपना वो घर बनाता है। वो अपना जो दरवाजा है वो जो उसका द्वार होता है दरवाजे का वो किधर किस दिशा की ओर हमेशा वो निकलेगा वो हमेशा तो दक्षिण की तरफ ही निकले। हमेशा क्या होगा वो दक्षिण की तरफ है। इमेजिंग माना गया है जैसे काल्पनिक बस वो आईक्यू आपका टेस्ट कर रहा है कि हाँ कि अगर दक्षिणी ध्रुव पर अगर आप बनाते हैं ठीक है ना दक्षिणी ध्रुव पर बनाते हैं तो दरवाजा जो हमेशा उसका निकलने का द्वार होगा हमेशा किस दिशा पे होगा दक्षिण उत्तर की ओर होगा। ठीक है किधर होगा आपका हमेशा उत्तर की ओर होगा। इसी प्रकार अगर कोई मान लीजिए है कोई जनजाति है उत्तरी ध्रुव पर अपना बनाया है यहाँ पे ऐसे अब वो अपना जो दरवाजा हो किधर खोलेगा हमेशा वो दक्षिण की तरफ तो खुलेगा हमेशा चाहे कहीं पर भी रहा हो। क्यों इसी प्रकार अगर दक्षिण पे कोई बना है तो उत्तर की ओर। क्लियर हो गया होगा कि इससे देखिए क्या है कि इससे हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब भी यानी कहते हैं ना कि दिशा के बारे में कि हमारे पुराणों में लिखा है कि इस दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए इस दिशा में नहीं करना चाहिए किसमें नहीं करना चाहिए तो क्या उचित है क्या नहीं है। कि मान लीजिए कि कहते हैं ना कि किसी दिन का वार होता है कि इस दिन इस दिशा में नहीं जाना चाहिए ऐसा है। तो अब ये बताइए कि जो ये अंटार्कटिका अभियान जो करते होंगे जो हमेशा दक्षिण दिशा में की ओर जा रहे हैं जाने के लिए किधर जा दक्षिण अंटार्कटिका दक्षिण में है दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं तो उनके लिए क्या होगा क्या वो चूज करेंगे उस दिशा को वो तो हमेशा बढ़ते चले जाएंगे वो। ठीक तो कहने का मतलब क्या है दिशाओं का केवल एक मानव की जानकारी के लिए है वो
कि उसको यानी कि विधि पूर्वक बढ़िया से कोई जानकारी, और ये सोचा जाए कि नहीं ये हमारे क्रियाकलापों को यानी इस तरह से कहीं वो रोधक करते हैं, वो सब क्या क्या है, वो मनगढ़ंत कहानियां और कुछ नहीं है, भ्रम है। तो इससे देखिए आपको क्या है कि ज्योग्राफी आपको एनालिसिस भी करती हुई विवेकशील भी बनाती है, तार्किक बनाती है वो, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे दरवाजे की बात करते हैं हम लोग, कि इस दिशा में दरवाजा होना चाहिए, दिशा में नहीं होना चाहिए सब। और ध्रुवीय क्षेत्र के लिए क्या होगा, कोई बात मायने नहीं है वहां पे। ध्रुवीय क्षेत्र का देखा जाए तो वहां पे कोई मायने नहीं है। खाना खाने की बात करते हैं, कि इस दिशा में यानी खाना नहीं खाना चाहिए, और कहीं बैठ जाइए तो गांव में बैठ जाए तो बड़ी समस्या हो जाती है। पहले तो ये सोचते अभी टोकना, तो उससे पहले क्या है दिशाओं का ज्ञान कर लीजिए। लेकिन उन्हीं बुजुर्गों को ले जाकर के अगर किसी होटल में बैठा दीजिए या पार्टी में बैठा दीजिए, तो राउंड टेबल जो होता है तो वहां पे कोई मतलब नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब ऐसी चीजें हैं जहां पर यानी परंपरावादियों का आप लोग क्या कर सकते हैं, खंडन कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि छूत अछूत ये सब चीजें, यानी कोई ऐसे घर पे पहुंच जाता है तो उसके लिए अलग बर्तन देते हैं, अलग इस तरह से कहते हैं, अलग गिलास निकाल के रखे रहते हैं अननोन पर्सन के लिए। ये सब हम कह बताइए, जो ये व्यक्ति ये मानता है तो पहली बात तो ये छोड़ दे कि वो होटल पे यानी चाय पानी करना छोड़ दे, खाना पीना छोड़। होटल पे अगर चाय पानी करना जिंदगी में छोड़ दे तो मान चलते हैं कि ये सबसे बड़ा यानी छूता छूत का ये सब बात रखता है। लेकिन क्या वो छोड़ नहीं सकता है वो? तो ये सब क्या है, ये सब जानबूझ करके एक भरमाने वाले के संरचना है, कि लोगों को दिखाने के लिए बस, कि अपने आप को श्रेष्ठ बनाना और दूसरे को तुच्छ समझना। तो इन सब से क्या होना चाहिए, हम लोग को ऊपर उठना चाहिए। एक विवेकशील व्यक्ति को, एक ज्ञानवान, एक जो पढ़े लिखे व्यक्ति में यही देखिए अंतर होता है हर चीज। वो सब क्या है कि हर व्यक्ति में समानता को लेकर चलता। हम बहुत इसी बात को हमेशा कहते हैं, जीवन पर्यंत कहते हैं, पूरा ये मानव की एकता के बारे में हमेशा बात करते हैं। यूजेन स्वर्गयोन की आपका संकल्पना है, ये इसी को बताता मानव की एकता, कि आपस में क्या है मिलजुल करके रहने की बात आती है, आपस में समानता की बात करते हैं ये हमेशा, कि कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच गोरा काला कुछ नहीं है, सब में क्या एक समान है, सबकी नाड़ियों में वही खून बह रहा है। तो क्या मतलब है सभी बातों को तार्किकता से जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने जो उनकी वीडियो देखी थी शाम से लेके दरवाजे का तार्किकता से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे नजर लगना भी वो भी चीज का वो सब जब ऐसे ना अलग अलग लोग उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो दिमाग भ्रमित हो जाते हैं। देखिए बस यही है ना कि सामने वाला आपके अपने दृष्टिकोण है, आपकी अपने प्रति कैसी दृष्टिकोण है। ठीक, सामने वाला आपको तो डराने का प्रयास कर रहा है, आप अंदर से कितने ज्यादा सशक्त हैं कि उसके दृष्टिकोण का आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। अगर आप कमजोर हैं तो उसकी उस व्यक्ति की नजर आपके ऊपर श्योर लगना है। अगर आप अपने अंदर से मजबूत हैं कि नहीं, कि एक ईश्वर के सिवा मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, ऐसी कोई शक्ति बनी ही नहीं है जो मेरा कुछ यानी कर सकता है, वो जब इस विवेकशील यानी इस पूर्ण से करेंगे तो किसी की नजर कोई मायने नहीं रखेगी आपके लिए। ये आपके विल पावर कंसाइन की बात करते हैं, कहते हैं ना कि किसी के कहने से क्या हो जाता है, कोई व्यक्ति होता है कुछ यानी हताशावादी बातें कर दिया, आप निराश हो गए, कोई उत्साह कर दिया, चने के झाड़ पे चढ़ गए। तो ये क्या होता है, ये वो व्यक्ति होते हैं जो यानी विल पावर जिनका क्या होता है बहुत कमजोर होता है। तो ये होता है कि अंदर से मजबूत बनिए आप। तो कोई किसी का जादू टोना ये सब चीजें हैं, ये सब कोई मायने नहीं रखेगा उसके लिए। उन्होंने इसी बात को प्रूव किया कि अगर जैसे रोशनी हमारे अंदर से ऊर्जा निकलती है और हमेशा ये साइंस भी कहता है, तो उन्होंने बोला कि जब अगर आप सुबह क्यों कहते हैं विटामिन डी लेने के लिए रोशनी में, तो उसमें से भी होता है कि जो विटामिन डी मिलता है रोशनी सूर्य से, तो जब वो ऊर्जा है तो हमारे आंखों की ऊर्जा क्यों नहीं है, और वही ऊर्जा नेगेटिव या पॉजिटिव के रूप में सामने वाले को लगती है।
तो दिशाओं का भी थोड़ा बहुत लंबा डिफरेंस किया है जो देखा था मैंने। और सर आर्किटेक्ट वास्तु पूरा तब तो गलत हो जाएगा एक तरीके से। नहीं देखिए, कुछ उसका मायने तो रखेंगे ये सब चीजें, लेकिन क्या है कि मनुष्य के विल पावर के आगे वो सब क्या है, कोई ज्यादा मायने नहीं है। वो इतने पैसे खर्च किए जाते हैं इन सब चीजों को लेकर, इधर से बनवाया जाता है, इनके संसद को भी बनवाया गया था पूरे एक तरह से, जो नया वाला संसद भवन बनाया गया था, हाँ, तो इसके हम कहाँ पे, हाँ उसे भी किया गया है। तो मेन चीज देखिए क्या होता है, कल्चर और संस्कृति अलग चीज कहीं है, हाँ मेन चीज है, ज्ञान अलग चीज है, दोनों अलग चीज है, दोनों का अपना महत्व है, ठीक है। अब हाँ, अब जैसे ये कहा जाता है कि जो दरवाजा होता है कि हम लोग इसको पूरब की तरफ करें ज्यादा अच्छा है। अब यो इसलिए देखिए सोच के ऊपर है क्योंकि सूरज की जो पहली किरण है आपके दरवाजे पर जब पड़ती है तो एक सकारात्मक एनर्जी के रूप में आपको आता है, तेज करता है, वो इस रूप में कहा गया है ये। और ध्रुवों में कोई सूरज की रोशनी पड़ती नहीं जल्दी। लेकिन यही अगर देखा जाए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को अगर ले लिया जाए और वहां पे जैसे मरुस्थल में अगर है कोई और वहां पे कह दिया जाए कि पूरब की तरफ दरवाजा आपके लिए उचित रहेगा, तो क्या वो चाहेगा? वो कभी नहीं चाहेगा। वो क्या करेगा? वो पश्चिम की ओर करना ज्यादा उचित करेगा, क्योंकि सुबह कहेंगे सवेरे सवेरे आकर के माँ तीखी किरणें परेशान कर दिया, और बिल्कुल यानी जो काम करना चाह रहे हैं बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया, गर्म गर्म और चीजें। अब यहाँ देखिए उसकी सोच तो बदल गई वो। तो स्थिति और लोकेशन का यानी वहां पे वो प्रभाव पड़ता है। लेकिन वही देखिए अगर शीत ऋतु में कहेंगे नहीं, पूरब की तरफ काश होता, बढ़िया होता, सूर्य की पहली किरणें आती और घर में दस्तक दे जाती, रोशनी आ जाती, थोड़ा सा यानी जो कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं ना, जो ये आपके नमी है, नमी थोड़ा ठीक हो जाती, कितना अच्छा रहता है। तो कल्चर का पूरा प्रभाव पड़ता है वो सब चीजें है। तो उसके लिए तो चारों तरफ से परेशानी परेशानी है समझिए। तो जो भी चीज होती है हमेशा क्या है कि व्यक्ति की स्थिति और के अनुसार होती है, कि किस जगह की बात कर रहा है, किस समय की बात कर रहा है, वो ज्यादा मायने रखता है ये। तो समझदार जो लोग होते हैं, जो जिनके पास पैसे से ठीक ठाक होते हैं, वो क्या करते हैं, जो घर खरीदते हैं ऐसी जगह पे खरीदते हैं कि जिनका जो रोड जाए दोनों तरफ से होके जाए। ठीक, मतलब अगर पूरब की तरफ दरवाजा खोले तो इधर भी और पश्चिम की तरफ खोले उधर भी, यानी क्या होगा, मुहारा दोनों तरफ हो, यानी फ्रंट है चाहे इधर से चाहे पूरब चाहे पश्चिम, दोनों में कोई विविधता ना हो। उसका देखेंगे क्या होगा, उसका जो मैक्सिमम वर्क होगा तो क्या करेगा कि दिन के समय, गर्मी के ऋतु में है ना, दिन के समय में देखेगा पूरब के दरवाजे के तरफ एक्टिविटी वहां पर ज्यादा होगी। सॉरी, किसकी बात कर रहे हैं, ठंडी में अगर देखें है ना, ठंडी में देखिएगा कि पूरब की तरफ जिधर गली में होगा तो उधर क्या होगा, आपका दरवाजे उधर क्या होगा, एक्टिविटी ज्यादा होगी। दिन के समय में देखिए सुबह के समय पश्चिम का ओर बिल्कुल सुनसान होगा उसका। लेकिन दोपहर के बाद यही जस्ट उल्टा हो जाता है। विंटर सीजन की बात कर रहे हैं, दोपहर के बाद यही क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। सारी एक्टिविटी जो यहां से हट करके क्या हो जाएगा, पश्चिम की तरफ चल जाती है। यही गर्मी में फिर इसका उल्टा हो जाता है। तो मतलब यहां तो कोई मायने नहीं आता। क्या हुआ कि इस समय यानी हम लोग क्या किए, सूर्य की रोशनी के आधार पर यानी सब कुछ तय किया। सूर्य की रोशनी के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी को हम लोगों ने चेंज कर लिया, ये सब चीजें। तो यहां से देखिए क्या है, एक चीज निकल गया, किसी भी अक्षांश रेखा की लंबाई निकालनी हो तो आसानी से हम लोग ये निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक, तो यहां से एक निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती चली जाती है। अब पूछा जाए क्यों, वाई, तो सीधे आप कहिए कि जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती है, मान बढ़ता है, उसकी वास्तविक वैल्यू में क्या आ जाती है, कमी होती चली जाती है। और इसीलिए क्या हो जाता है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम हो जाए। जब देखिए 0 डिग्री था, वैल्यू कम थी तो लंबाई ज्यादा निकली।
जब उसकी वैल्यू बढ़ा दिया 60 डिग्री कर दिया तो लंबाई आधी हो गई, और जब वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज कर दिया 90 डिग्री कर दिया तो वैल्यू 0 हो गई। एक आपका ये क्या हो गया, लॉजिकल एक आंसर हो गया कि जैसे जैसे कॉस का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे उसका वास्तविक मान क्या हो जाएगा, घटता चला जाता है। इस वजह से कम होती चली जाती है। अब इसी को देखिए छोटे बच्चों को समझाना हो तो क्या करेंगे, उनको सलाद का एग्जांपल दे दीजिएगा कि जस्ट बेटा क्या करिए कि हमारी पृथ्वी की आकृति है क्या है, कि प्याज की भांति है। प्याज को देखिए बीच में से जब काटते हैं तो बहुत बड़ा आपका सलाद निकलेगा, और जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या सलाद की लंबाई कम होती चली जाती है। तो सेम यही बिल्कुल आपके अक्षांश रेखाओं के साथ होता है। तो ये क्या होगा, ये सब चीजें उसकी बातों में बिल्कुल यानी और ज्यादा बिल्कुल, हाँ सर सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये तो वही चीज जो डेली हम लोग यूज करते हैं हम लोग। फिर बात आती है यहां से कि 1-1 डिग्री के अंतराल पर, जैसे मान लीजिए कि 0 डिग्री के हैं, जैसे 1 डिग्री का एंगल बनाते हैं, फिर 2 डिग्री का और 3 डिग्री का, ऐसे यानी एंगल बनाते हुए अगर हम लोग खींचते चले जाएं तो उत्तर में कुल कितने एंगल बनेंगे, 90। यही तो बनेगा आपका। तो या ये कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 90 हो जाएगी। यानी उनके साथ क्या लिखा रहेगा, n जरूर लिखा रहेगा। 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ ऐसे लिखा रहेगा। इसी तरह अगर साउथ की तरफ चले हम लोग तो साउथ की तरफ भी क्या होगा आपका 90 होगा, और साउथ एकमात्र अक्षांश ऐसा होता है जिसके साथ ना तो नॉर्थ लिखा होता ना तो साउथ लिखा जाता है। उत्तर क्या होगा, 0 डिग्री। क्या हुआ, कौन है, आइए। तो उसके साथ क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री ये हो जाएगा, और सबको जब ऐड कर देंगे तो कुल कितना हो जाएगा आपका 181 हो जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन मिलेगा कि 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। उत्तर क्या होगा आपका, अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की संख्या कुल कितनी होती है। तो उत्तर क्या होगा आपका 181 होता है। लेकिन यहीं से देखिए हम लोगों ने एक चीज और सीखा है कि बिंदु और रेखा में अंतर होता है। बिंदु को यानी किसी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, यानी वो जिसको यानी मेजर कर सकते हैं वो आपका क्या होता है, वो लाइन होती है। तो मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये एक ऐसे होते हैं जिनको हम लोग रेखा के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बल्कि क्या होगा, पॉइंट के द्वारा। तो इस प्रकार अगर इन दोनों को घटा दिया जाए तो उत्तर क्या आएगा 179, और ये जो प्राप्त होगा ये क्या हो जाएगी आपकी अक्षांश रेखा हो जाएगी। तो 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है 179 हो जाती है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहां से। एक और आता है क्वेश्चन कि 2 अक्षांशों के बीच की कुल दूरी कितनी होती है। 2 अक्षांशों के बीच की कुल दूरी कितनी होती है, इसको भी देखिए हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि मान लीजिए जो भी अक्षांश खींचा गया है किसी की ना किसी मेरिडियन लाइन को लेके किया गया है, क्यों। अब अगर कोई रेखा है उससे मान लीजिए अगर 3 बिंदु ड्रा किए हैं आप लोग, A B C 3 बिंदु है, तो रेखा कितने भागों में बटी है, 3, ऐसे 2 भागों में है, 2 भागों में बटी है। अगर मान लीजिए सिर्फ 5 बिंदु हैं तो 1 2 3 4 भागों में। इसी तरह से अगर इस पे 11 बिंदु हैं तो, और उसी पर अगर 181 बिंदु हैं तो 180। यही तो मतलब, क्यों, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो बिंदुओं की संख्या कितनी मिली थी आपको, ये 181 मिले थे, अंश यही तो बने थे आपके 181। मतलब आपने इस मेरिडियन लाइन को कितने भागों में बांट दिया, 181 यानी बिंदु कर दिया, तो मतलब कितने भाग हो गए, 180 भाग हो गए। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब यहां से क्या होगा, इस मेरिडियन की लंबाई आपको पता है कि नहीं,
इस मेरिडियन की लंबाई आपको पता है कि नहीं? क्वेश्चन आता है कि भूमध्य रेखीय परिधि की लंबाई क्या होती है, तो उत्तर क्या होगा आपका 40,076 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन आता है ध्रुवीय परिधि की कुल लंबाई कितनी होती है, तो 40,008 किलोमीटर। क्लियर हो गया? और जो भी देखिए ध्रुवीय परिधि होती है दो मेरिडियन से मिल करके बनती है, समझा ना? जैसे मान लीजिए 0 डिग्री मेरिडियन, 180 डिग्री मेरिडियन, दोनों से मिल करके क्या बना आपका ध्रुवीय परिधि। मतलब किसी एक मेरिडियन की लंबाई जो होगी वो क्या होगा 40,008 का जस्ट आधा होगा। क्यों नहीं आया? ठीक, समझ में आ रहा है ना सब चीजें? ये मतलब क्या हुआ कि इस मेरिडियन की लंबाई कितनी हो गई आपके 20,004 किलोमीटर। यही तो आपका कि भाई पूरा एक वृत्त था परिधि 40,008 किलोमीटर था, आप ही ने बताया अभी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आया है दोनों की परिधि के बीच का अंतर पूछा गया, क्वेश्चन आ चुका है ये। तो इस तरह से देखिए एक मेरिडियन की लंबाई पता चल गई 20,004 किलोमीटर। अब इसी पर कुल कितने अंश बनाए गए हैं? 181 अंश बना दिए गए हैं, या ये कह सकते हैं इसी को 180 भागों में डिवाइड कर दिया गया। यानी क्या हुआ कि 180 भाग की कुल लंबाई कितनी आ गई आपकी 20,004। तो एक भाग की लंबाई निकाल सकते हैं कि नहीं? 180 से भाग कर दीजिएगा। इसी को जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाता है उत्तर आपका 111.113 किलोमीटर आ जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो भूगोल एक चीज ये होता है, देखिए आपको सिखाता है कोई चीज आपको रटना नहीं, आप उसको प्रैक्टिकल करके यथावत उसको निकाल सकते हैं, इसीलिए प्रैक्टिकल विषय रखा जाता है। प्रयोगात्मक तौर पे इसको कर सकते हैं कैसे होता है, यानी स्मिथ के सिद्धांतों पे चलना है। व्हाट, वेयर एंड व्हाई। समझ में आ रहा है ना कि अगर ये 111.13 आया है तो कैसे आया है, ये भी आपको पता चल जाता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा कितनी होती है 111.13 किलोमीटर। अब जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आपके पूछ सकता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है कर्क रेखा पर खड़ा है, भूमध्य रेखा से वह कुल कितनी दूरी पर है? आप कहेंगे तो कहीं है ही नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आसानी से क्या है ये पता चल जाएगा। अब ये देखिए कहेंगे ये सब प्रयोग कहाँ होता है सर? ये सब का एनडीए के एग्जाम में किया जाता है, जहां पे रक्षा विज्ञान, क्योंकि रक्षा विज्ञान में क्या होता है, यही होता है मिसाइल दागनी रहती है तो क्या होगा किसी भी अक्ष बिंदु पर वो निकाल लेते किस अक्षांश पर है, और वहां से उसकी रेंज निकाली जाती है कितनी दूरी पर है, और वहां से मिसाइल मारता है, फिर वो रेंज के आधार पे और वहां पे जाकर बिल्कुल टू द पॉइंट आपका करता है वो। तो तो ये सब क्या है कि ज्योग्राफी का ये कितना इंपॉर्टेंट है कि रक्षा विज्ञान में इसका इन्हीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रयोग होता है। तो कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की लंबाई निकाल सकते कितनी दूरी पर होगा, यानी मतलब 111.13 किलोमीटर एक अक्षांश की है और 23.5 का निकालना है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, कविता तो कर सकते हैं हम लोग। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी अक्षांश से किसी की यानी दूरी यानी निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। ठीक, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो सूर्य की किरणें होती हैं कर्क और मकर रेखा के बीच में डाइवर्ट करती हैं, श्योर है बिल्कुल उसी के बीच में होती है। अब एक कर्क और मकर रेखाओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं? जब भूमध्य रेखा की होगी इसी का जस्ट उल्टा डबल कर दीजिए, या ये कह सकते हैं कि जो आपका ये आया है 100 इसी को यानी 2 से और गुना कर दीजिए बस, इसी का डबल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका ये पूरा कर्क और मकर रेखा की दूरी आ जाएगी। और जब कर्क और मकर की कुल दूरी आ गई तो ये दूरी देखा जाएगा 6 महीने में क्या हो जाता है आपका पूरी तय कर देती है। यही तो निष्कर्ष आया कि कर्क रेखा से मकर रेखा की जो दूरी होती है वो क्या होगा इतने दिन में, यानी वो पूरा वो इतने किलोमीटर की दूरी वो तय करती है। यानी 6 महीने में सूर्य क्या होता है बिना कुछ घूमे अपनी यात्रा कर रहा है वो,
अब जब इतना देखिए हल्का सा आपको हिंट दे दिया, पता नहीं कितना सोच के और गहराई तक आप जा सकते हैं अभी। अब जो देखिए अब ओझा सर जो बताएं अब उस पे आ जाइए, वो क्या सही क्या गलत है वो। ठीक, कि कोई भी व्यक्ति का जब जन्म होता है कि कौन सा नक्षत्र है, कौन सा आकाशीय पिंड है, किसकी यानी छाया उस पर यानी किसकी यानी परछाई उस पर पड़ रही है वो, तो उसका अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है किस अक्षांश बिंदु पर है वो, और वो घूर्णन काल वो पता चल जाता है कब वो वापिस वो लौट करके आता है वो, तो ये सब चीजें खगोलिकी में क्या इतना मैथमेटिकल उसको अगर नॉलेज है तब जाकर के वो उसका यानी पूरा वो बता सकता है कि हाँ इसका नक्षत्र का इसके ऊपर यानी जन्म पर क्या होगा प्रभाव पड़ता है। और जिसको इतना नॉलेज नहीं है तो क्या है केवल पत्रा वत्रा खोल करके सोचने से बता दे, इम्पॉसिबल कोई मतलब नहीं। मतलब क्या है, उसको ज्योग्राफी का बढ़िया नॉलेज होना चाहिए और उसको क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। समझ आ रहा है ना? तो वो सब जो बताए हैं वो इसीलिए बताए हैं कि हाँ सही है, गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाई उसी पे क्या है आपका पूरा का पूरा क्या पीएचडी होता है आगे चल करके एस्ट्रोलॉजी पर आपका, तो आप उसको गलत कैसे कह सकते हैं। हमारा जो मन होता है कभी कभी क्या होता है कि मन के हारे हार मन के जीते जीत, कभी कभी क्या होता है कि जब वो सकारात्मक ऊर्जा हमको मिलती है तो हमारा मन मस्तिष्क उत्साह से भर जाता है, और जब वो नहीं मिलती है तो हमारा क्या होगा अंदर से यानी फीलिंग हो जाती है, क्या हो जाता है बिल्कुल डिमलाई हो जाता है। तो उसी का कहीं ना कहीं एनर्जी का वो प्रभाव पड़ता है वो करते होंगे नहीं अलग से चले, अलग से इसका सिलेबस पढ़ाई होती है सब चीजें। हाँ भाई ज्योग्राफी में ये सब पढ़ाया जाएगा वो सब चीजें। तो ये हल्का सा देखिए जब वो पढ़ाते थे ना यहाँ तक तो कर देते थे, अब जिसकी यानी जितना ज्यादा जानना है उसमें सोचता रहे वो, और सोचेगा जितना ज्यादा उतना ज्यादा उसका नॉलेज बढ़ेगा वो। कि यहाँ से देखिए क्या आपको सारी चीज पता चल जा रही है कि एक एक डिग्री के अंतराल पर यानी दूरी का पता चल गया कितना आया है, किसी भी अक्षांश रेखा की लंबाई है वो पता चल गया, किसी भी सूर्य के बारे में आपको वो पता चल गया है, चंद्रमा का इस तरह से निकाल सकते हैं, सूर्य का निकाल सकते हैं, हर चीज का यानी किसी भी पिंड का आप निकाल सकते हैं। तो जिसका जिस पे पकड़ बनाना उसको आसानी से वो कर सकता है। तो ये चीज होता है, एक बेसिक चीज होता है जो यानी जानना जरूरी होता है, और यही बेसिक चीज को आगे चल करके पूरा का पूरा हम लोग अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक, तो वही जो कि सूर्य की किरणें होती है जो कर्क और मकर के बीच में डाइवर्ट करती है, कितनी दूरी हुई और कितना टाइम लिया और उसकी स्पीड पता चल जाती है कि कोई रे होती है। जब देखिए दूरी पता चल गई कर्क और मकर के बीच की आपको यहां से, और टाइम पता चल गया 6 महीने 180 दिन, तो 180 दिन और घंटे पता चल गया आपको 180 दिन में कितने घंटे होंगे, तो उसकी स्पीड पता चल गई कि सन की जो रे की स्पीड है वो आपके पास किस स्पीड से आ रही है और किस स्पीड से जा रही है, यानी ऊर्जा का आवा और गमन। समझ आ रहा है ना? अब व्यक्ति का देखिए जन्म जब होता है तो उसी एनर्जी से क्या होता है वो प्रभावित होता है, क्योंकि वो रे जब उसके पास आती है तो एनर्जी आ रही है और जब जा रही है तो एनर्जी दूर हट रही है, तो उसी से क्या होगा उसका मनोबल यानी ऊपर उठता है डाउन होता है, ऊपर होता है डाउन होता है। यही कारण है जो पत्रा देखते हैं पूछते हैं कि आपका एग्जैक्ट है जन्म कब समय कब हुआ था वो, और फिर आपका अक्षांशीय बिंदु देखते हैं वो, और तब जाकर के आप उसी के आधार पर बताते हैं सारा चीज। तो इतना चीजें आप भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत अगर चाहे ना, और सीख जाएंगे ऐसी बात नहीं है। तो कल इसी को आगे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है।